उन्वान इश्क में तेरे सदक़े। रात के सन्नाटे में महल की बुलंद दीवारें अजीब खामोशी में डूबी हुई थीं। चांद की हल्की रोशनी संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थी और ठंडी हुआ दरख्तों के पत्तों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। महल के बाग में एक नौजवान शहजादा अकेला टहल रहा था। उसका नाम शहजादा सुलेमान था। सुलेमान एक ताकतवर सल्तनत का वारिस था। इसके पास दौलत, शान और शौकत और हर वो चीज मौजूद थी जिसका लोग ख्वाब देखते हैं। लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी, एक ऐसी तन्हाई जो इसके दिल को हर वक्त बेचैन रखती थी। वो अक्सर रातों को महल के बाग में आकर चांद को देखता और सोचता रहता, आखिर जिंदगी में मुझे क्या चाहिए। एक दिन इसने महल से बाहर निकलने का फैसला किया। इसे शाही जिंदगी से कुछ देर के लिए दूर जाना था। उसने सादा कपड़े पहने और अपने मुहाफिजों को बगैर बताए शहर की तरफ निकल गया। शहर की गलियां जिंदगी से भरी हुई थीं। कहीं दुकानों पर चिराग जल रहे थे, कहीं बच्चे खेल रहे थे और कहीं लोग हंसी मजाक में मसरूफ थे। इसी हुजूम में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो एक छोटी सी फूलों की टोकरी लिए बैठी थी। उसका नाम आयशा था। आयशा के कपड़े सादा थे, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और उदासी थी। वो लोगों को फूल बेच रही थी। फूल ले लो, ताजा फूल। इसकी आवाज में नरमी थी मगर थकन भी साफ महसूस होती थी। शहजादा सुलेमान इसके पास जाकर रुक गया। ये फूल कितने के हैं? आयशा ने सर उठाया। जब उसकी नजर सुलेमान पर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। जनाब, सिर्फ 5 सके। सुलेमान ने टोकरी से एक सफेद गुलाब उठाया। और अगर मैं पूरी टोकरी खरीद लूं? आयशा हैरान हो गई। पूरी? हाँ, आयशा ने आहिस्ता से कहा। जनाब, इसकी जरूरत नहीं, आप एक फूल ले लें। सुलेमान ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे सारे फूल चाहिए। उसने इसे चंद सके दिए जो टोकरी की कीमत से कई गुना ज्यादा थे। आयशा घबरा गई। नहीं जनाब, ये बहुत ज्यादा है। रख लो। आयशा ने इसकी आंखों में देखा। पहली बार किसी अमीर शख्स ने इससे इस तरह बात की थी जैसे वो भी एक इंसान हो। शुक्रिया। इस दिन के बाद सुलेमान अक्सर इस गिल्ली में आने लगा। वो आयशा से बातें करता, इसकी मदद करता और कभी कभी इसके लिए खाना भी ले आता। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक बनने लगा। एक दिन सुलेमान ने पूछा, तुम यहां अकेली क्यों काम करती हो? आयशा ने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरे वालिद बीमार हैं। घर चलाने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। आयशा हल्का सा मुस्कुराई। गरीबों की मदद कौन करता है जनाब? इस जवाब ने सुलेमान के दिल को चीर दिया। इस रात वो महल वापस आया तो इसका दिल अजीब तरह से बेचैन था। वो जान चुका था। वो आयशा से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन इसे ये भी मालूम था कि अगर किसी को पता चल गया कि एक शहजादा एक गरीब लड़की से मोहब्बत करता है तो पूरा दरबार उसके खिलाफ हो जाएगा। चंद दिन बाद एक अजीब वाकया हुआ। सुलेमान हमेशा की तरह इस गिल्ली में पहुंचा, मगर आयशा वहां नहीं थी। वो परेशान हो गया। उसने आसपास के लोगों से पूछा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, वो लड़की? हाँ, आयशा। बूढ़ा आदमी आहिस्ता से बोला, बेटा, इसके वालिद कल रात इंतकाल कर गए। ये सुनकर सुलेमान के कदम लड़खड़ा गए। और वो? बूढ़े ने उदास लहजे में कहा, वो शहर छोड़कर चली गई। सुलेमान को लगा जैसे किसी ने इसका दिल छीन लिया हो। उसने पूरी रात शहर की गलियों में आयशा को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। इसे क्या मालूम था कि इसके और आयशा के दरमियान सिर्फ गुर्बत ही नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक राज भी है जो इन दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। और शायद
उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए तबाह भी कर सकता। राइटिंग। आयशा के शहर छोड़ने की खबर सुनकर शहजादा सुलेमान की दुनिया जैसे रुक सी गई थी। वो रात भर शहर की सुनसान गलियों में इसे तलाश करता रहा। हर मोड़ पर उसे उम्मीद होती कि शायद आयशा अचानक सामने आ जाए, मगर हर बार मायूसी इसका मुकद्दर बनती। सुबह की अजान की आवाज गूंजी तो वो थका हुआ महल वापस आ गया। महल की ऊंची दीवारों के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था, मगर सुलेमान के दिल में तूफान बरपा था। चंद दिन गुजर गए मगर वो आयशा को भूल ना सका। एक रात उसने अपने सबसे वफादार सिपाही हारिस को बुलाया। हारिस, मुझे तुमसे एक काम लेना है। हारिस फौरन सर झुकाकर बोला, हुक्म कीजिए हुजूर। सुलेमान ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे एक लड़की को तलाश करना है। उसका नाम आयशा है। वो फूल बेचती थी। हारिस ने हैरत से पूछा, एक आम लड़की? सुलेमान की आंखों में दर्द था। वो आम नहीं है। हारिस ने ज्यादा सवाल न किए। मैं इसे ढूंढ लाऊंगा हुजूर। अगले कई दिन सिपाही शहर और आसपास के इलाकों में आयशा को तलाश करते रहे, मगर कोई सुराग ना मिला। उधर दरबार में एक और मसला खड़ा हो गया था। सल्तनत के वजीर आजम वजीर जाहिद एक चालाक और खतरनाक आदमी था। वो चाहता था कि शहजादा सुलेमान इसकी बेटी महविश से शादी करे ताकि उसे सल्तनत पर मुकम्मल इख्तियार मिल जाए। एक दिन दरबार में बादशाह ने सुलेमान को बुलाया। बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम शादी कर लो। सुलेमान ने खामोशी से सर झुका लिया। बादशाह ने कहा, वजीर जाहिद की बेटी महविश बहुत अच्छी लड़की है। मैं चाहता हूं तुम इससे निकाह कर लो। सुलेमान का दिल जैसे रुक गया। उसने आहिस्ता से कहा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। वजीर जाहिद की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। शहजादे, ये सिर्फ शादी नहीं, सल्तनत की भलाई का फैसला है। मगर सुलेमान के जहन में सिर्फ एक नाम था, आयशा। इसी रात सुलेमान महल की छत पर बैठा चांद को देख रहा था। अचानक हारिस तेजी से इसके पास आया। हुजूर, क्या हुआ? हारिस ने सांस लेते हुए कहा, हमें आयशा के बारे में एक खबर मिली है। सुलेमान फौरन खड़ा हो गया। कहाँ है वो? शहर से बहुत दूर एक गांव में। मगर एक अजीब बात है। क्या? हारिस ने हिचकिचाते हुए कहा, लोग कहते हैं कि वो किसी अमीर हवेली में काम करती है और वहां के मालिक बहुत खतरनाक आदमी है। कौन? हारिस ने आहिस्ता से जवाब दिया, वही वजीर जाहिद। ये सुनकर सुलेमान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये नामुमकिन है, मगर किस्मत कभी सीधी नहीं चलती। अगले दिन सुलेमान ने फैसला कर लिया, वो खुद इस गांव जाएगा। रात के अंधेरे में वो और हारिस घोड़ों पर सवार होकर महल से निकल पड़े। कई घंटों के सफर के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंचे जहां एक बड़ी हवेली खड़ी थी। हवेली के बाहर पहरेदार मौजूद थे। सुलेमान ने दूर से देखा। हवेली के सहन में एक लड़की पानी भर रही थी। वही सादा कपड़े, वही चेहरा, आयशा। सुलेमान का दिल जोर से धड़कने लगा। वही है। मगर उसी लम्हे हवेली के दरवाजे से वजीर जाहिद बाहर आया। इसकी नजरें आयशा पर पड़ी। वो सख्त लहजे में बोला, जल्दी काम करो। आयशा ने सर झुका लिया। ये मंजर देखकर सुलेमान के अंदर गुस्सा भड़क उठा। वो उसे नौकरानी बनाकर रखे हुए है। मगर हारिस ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, शायद मामला इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? हारिस ने कहा, हमने सुना है कि वजीर जाहिद इस लड़की को किसी वजह से यहां रखे हुए है, जैसे वो इससे कोई राज छुपा रहा हो। सुलेमान की आंखों में हैरत आ गई। राज? इसी लम्हे हवेली के अंदर से एक चीख की आवाज आई। आयशा की चीख। सुलेमान का सब्र टूट गया। मैं इसे यहां से अभी ले जाऊंगा।
मगर हारिस ने इसका बाजू पकड़ लिया। नहीं हुजूर, अगर आपने अभी जल्दी की तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। सुलेमान ने गुस्से से हवेली की तरफ देखा। इसे क्या मालूम था कि इस हवेली के अंदर सिर्फ जुल्म ही नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक राज भी छुपा है जो पूरी सल्तनत को हिला सकता था। और इस राज का ताल्लुक बराह रास्त आयशा से था। और जब ये राज सामने आएगा तो शायद सुलेमान को अपनी मोहब्बत और अपनी सल्तनत में से एक को चुनना पड़ेगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। हवेली के बाहर दरख्तों की परछाइयां जमीन पर अजीब और गरीब शक्लें बना रही थीं। शहजादा सुलेमान और हारिस अभी तक हवेली के करीब एक झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। सुलेमान की नजरें मुसलसल हवेली के सहन पर थीं, जहां आयशा थकी हुई हालत में पानी के घड़े उठा रही थी। इसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। ये मंजर देखकर सुलेमान के दिल में आग सी भड़क रही थी। वो आहिस्ता से बोला, मैं इसे इस हाल में नहीं देख सकता। हारिस ने सरगोशी की, ओ हुजूर, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले ये जानना जरूरी है कि वजीर जाहिद इस लड़की को यहाँ क्यों रखे हुए हैं। सुलेमान ने मुट्ठी भींच ली। इसी लम्हे हवेली के अंदर से वजीर जाहिद की आवाज गूंजी, आयशा। आयशा घबराकर अंदर की तरफ भागी। सुलेमान ने फौरन फैसला कर लिया, हमें अंदर जाना होगा। हारिस ने हैरत से इसे देखा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे परवाह नहीं। चंद लम्हों बाद दोनों खामोशी से हवेली की पिछली दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। अंदर अजीब सी खामोशी थी। लंबे राहदारियों में जलते हुए चिराग दीवारों पर हल्की रोशनी डाल रहे थे। दूर एक कमरे से आवाजें आ रही थीं। सुलेमान और हारिस आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे के करीब पहुंचे। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर वजीर जाहिद एक मेज के सामने खड़ा था और आयशा उसके सामने सर झुकाए खड़ी थी। वजीर जाहिद की आवाज सख्त थी, मैंने तुमसे कहा था कि महल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। आयशा की आवाज कांप रही थी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वजीर जाहिद गुस्से से चलाया, झूठ। उसने मेज पर हाथ मारा। तुम भूल रही हो कि तुम कौन हो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ एक गरीब लड़की हूं। वजीर जाहिद हंसने लगा, एक खौफनाक हंसी। गरीब लड़की। वो उसके करीब झुका और आहिस्ता से बोला, तुम इस सल्तनत का सबसे बड़ा राज हो। दरवाजे के बाहर खड़े सुलेमान के दिल की धड़कन तेज हो गई। राज। वजीर जाहिद ने अलमारी से एक पुराना संदूक निकाला। उसने संदूक खोला और इसमें से एक सुनहरी लॉकेट निकाला। ये पहचानती हो? आयशा ने लॉकेट देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये मेरी मां का है। वजीर जाहिद की आंखों में चमक आई। नहीं, ये मलिका का है। ये सुनकर सुलेमान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वजीर जाहिद आहिस्ता आहिस्ता बोला, तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। आयशा खौफ से कांप रही थी। कौन सा सच? वजीर जाहिद ने जहर भरे लहजे में कहा, तुम कोई आम लड़की नहीं हो। वो एक लम्हा रुका, फिर बोला, तुम इस सल्तनत की गुमशुदा शहजादी हो। ये अल्फाज सुनकर आयशा के कदम लड़खड़ा गए। ये नामुमकिन है। वजीर जाहिद हंसा। सालों पहले जब तुम पैदा हुई तो नजूमियों ने कहा था कि तुम बड़ी होकर इस सल्तनत की किस्मत बदल दोगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में चलने लगा। मगर मैं नहीं चाहता था कि तुम तख्त तक पहुंचो। आयशा की आंखों में खौफ था। तो आपने मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें महल से अगवा करवा दिया था और तुम्हें एक गरीब खानदान के हवाले कर दिया। आयशा के आंसू बहने लगे। मेरे वालिद। वजीर जाहिद सर्द लहजे में बोला, वो तुम्हारे असल वालिद नहीं थे। दरवाजे के बाहर खड़ा सुलेमान ये सब सुनकर हैरत में डूब गया।
اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا وہ اس کی سلطنت کی شہزادی تھی، مگر وزیر زاہد ابھی رکا نہیں تھا۔ وہ عائشہ کے قریب جھکا۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو اور تمہاری اصل شناخت سامنے آ سکتی ہے۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وزیر زاہد نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ۔ یہ سن کر عائشہ کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ کیا مطلب؟ وزیر زاہد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ 2 سپاہی اندر آئے۔ کل صبح تمہیں اس حویلی سے بہت دور لے جایا جائے گا، عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ وزیر زاہد نے بے رحمی سے جواب دیا، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ دروازے کے باہر کھڑے سلیمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے دروازہ زور سے کھول دیا۔ کوئی اسے کہیں نہیں لے جائے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر زاہد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہزادہ سلیمان۔ سلیمان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ عائشہ نے حیرت سے سلیمان کو دیکھا۔ اب وزیر زاہد آہستہ آہستہ مسکرانے لگا۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ وہ بولا، تو شہزادہ اس لڑکی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں آ گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ تمہیں شاید ابھی تک پورا سچ معلوم نہیں۔ سلیمان نے سخت لہجے میں کہا، کون سا سچ؟ وزیر زاہد نے آہستہ سے کہا، اگر یہ لڑکی واقعی شہزادی ثابت ہو گئی۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر بولا، تو وہ تخت کی اصل وارث ہوگی اور تمہارا حق ختم ہو جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قسمت نے سلیمان کے سامنے ایک خوفناک سوال رکھ دیا تھا۔ محبت یا سلطنت؟ اور آنے والے لمحے یہ فیصلہ کرنے والے تھے کہ سلیمان اپنے دل کا ساتھ دے گا یا تخت کا۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ وزیر زاہد کے الفاظ ابھی تک فضا میں گونج رہے تھے۔ اگر یہ لڑکی شہزادی ثابت ہو گئی تو تخت کی اصل وارث یہی ہوگی۔ شہزادہ سلیمان کے دل میں عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف سلطنت اور دوسری طرف عائشہ۔ عائشہ حیرت اور خوف سے سلیمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا وہ واقعی اس کا ساتھ دے گا؟ وزیر زاہد کے ہونٹوں پر ایک مکار مسکراہٹ آ گئی۔ تو شہزادے، اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ سلیمان نے ایک لمحہ آنکھیں بند کیں۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحے گھوم گئے جب وہ پہلی بار عائشہ سے ملا تھا۔ پھولوں کی وہ ٹوکری، اس کی معصوم مسکراہٹ اور اس کی سادہ سی زندگی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، پھر مضبوط آواز میں کہا، مجھے تخت نہیں چاہیے۔ یہ سن کر کمرے میں کھڑے سب لوگ حیران رہ گئے۔ سلیمان نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے صرف عائشہ چاہیے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وزیر زاہد زور سے ہنسنے لگا۔ کتنا خوبصورت ڈرامہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ تالیاں بجانے لگا۔ لیکن بدقسمتی سے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اچانک اس نے ہاتھ اٹھایا۔ حویلی کے دروازے کھل گئے اور درجنوں سپاہی اندر داخل ہو گئے۔ حارس نے فوراً تلوار نکال لی۔ حضور، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مگر وزیر زاہد نے طنزیہ لہجے میں کہا، کوئی یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ ایک لمحے بعد تلواروں کی جھنکار گونج اٹھی۔ سلیمان اور حارس سپاہیوں سے لڑنے لگے۔ کمرے میں شدید جنگ شروع ہو گئی۔ چند لمحوں میں کئی سپاہی زمین پر گر چکے تھے، مگر دشمن بہت زیادہ تھے۔ اسی دوران وزیر زاہد نے چپکے سے خنجر نکالا اور عائشہ کی طرف بڑھا۔ عائشہ پیچھے ہٹنے لگی۔ رک جاؤ! مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وزیر زاہد نے خنجر اس کی طرف پھینک دیا۔ آہ! عائشہ کی چیخ گونج اٹھی۔ خنجر اس کے سینے میں جا لگا۔
یہ منظر دیکھ کر سلیمان کی دنیا رک گئی۔ عائشہ، وہ تیزی سے اس کی طرف دوڑا۔ عائشہ زمین پر گر چکی تھی، اس کے سفید کپڑے خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ سلیمان نے اسے اپنی بانہوں میں اٹھا لیا۔ نہیں، نہیں عائشہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عائشہ کی سانسیں آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی تھیں۔ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ سلیمان، اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عائشہ ہلکی سی مسکرائی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک شہزادہ مجھ سے محبت کرے گا۔ خاموش رہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ عائشہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے سلیمان کے چہرے کو چھوا۔ اگر اگلی زندگی ہوئی تو مجھے پھر سے ڈھونڈ لینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آخری آنسو بہہ گیا اور اس کی سانس رک گئی۔ عائشہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ عائشہ، سلیمان کی چیخ پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ اس لمحے اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا تھا۔ غصے اور درد سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ اس کی نظر وزیر زاہد پر پڑی جو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلیمان نے تلوار اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد وزیر زاہد زمین پر گرا ہوا تھا، مگر سلیمان کے دل کا زخم کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ کچھ دن بعد پورے شہر میں ایک خبر پھیل گئی۔ شہزادہ سلیمان نے تخت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ محل چھوڑ کر چلا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا۔ سالوں بعد لوگ اکثر شہر کے باہر ایک چھوٹی سی قبر کے پاس ایک آدمی کو بیٹھا دیکھتے تھے۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا۔ اس قبر پر صرف ایک نام لکھا تھا، عائشہ، اور اس قبر کے پاس بیٹھا ہوا آدمی ہمیشہ آہستہ سے ایک ہی جملہ دہراتا تھا، عشق میں تیرے سب کچھ قربان کر دیا۔ ہوا درختوں کے پتوں کو ہلاتی تھی اور فضا میں ایک اداس خاموشی پھیل جاتی تھی، کیونکہ کچھ محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف قربانی بن کر تاریخ میں رہ جاتی ہے۔